नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश कुमार। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति शुरू किया था। उसमें हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में जाना था। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में 1 से 100 तक अभाज्य युग्म 1 से 100 तक अभाज्य युग्म की संख्या कितनी है। ये ऑप्शन दे रखे हैं 100, 8, 6, 7। पहले तो हम ये जानेंगे अभाज्य युग्म होते क्या है। अभाज्य युग्म मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो। तो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिसका अंतर 2 है। एक है 3 और 5, इन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 है। एक 5 और 7, एक 11 और 13, एक 17 और 19, एक 29 और 31, एक 41 और 43, एक 59 और 61 और एक 71 एंड 73। मतलब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब इसका आंसर 2 है, 8। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। अब हम अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे ये 241 दे रखा है, 241 अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब सर्वप्रथम 241 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। 241 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 225। अब 225 का वर्गमूल निकालेंगे। 225 का वर्गमूल होगा 15। अब ऐसी अभाज्य संख्या लेंगे जिसका मान 15 से कम है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये है जो 15 से कम है। अब इन सब का भाग इसके अंदर देंगे। 2 का भाग इसके अंदर जा नहीं रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है, 11 का नहीं जा रहा है, 13 का भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब इनमें से किसी का भी नहीं जा रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या होगी। मतलब अभाज्य संख्या को हम कैसे ज्ञात करें। मतलब इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल लेंगे। उस वर्गमूल से जो छोटी संख्या आएगी उसका भाग इस मूल संख्या में देंगे। अगर भाग नहीं जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या होगी, अगर भाग जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे 299 299 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 289 किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल क्या होगा? 17। अब 17, तो 17 से कम अभाज्य संख्या क्या आएगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है, 13 का जा रहा है, 13 का जाएगा। इसका मतलब इसका जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 13 का भाग चला गया। वैसे इसी प्रकार 341 है, 341 वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका मान क्या होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये जांचने के लिए कि n एक अभाज्य संख्या क्या है। n एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ इतना ही जांचना पर्याप्त है।
कितना जांचना पर्याप्त है, ये जो ऑप्शन में दे रखा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है n/2 से छोटी कितनी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं है। मतलब n/2 जो भी प्राकृत संख्या हमारे को दे रखी है उसका बटा 2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। √n से छोटी किसी भी संख्या नहीं, अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। और n का क्यूब नहीं है, √n का क्यूब से छोटी कितनी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है क्योंकि ये n का क्यूब है। अब √n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं है तो ये अभाज्य संख्या मानी जाएगी, इसका मतलब ऑप्शन 4 राइट है। ओके, ऑप्शन इसका 4 आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड हमारे को ज्ञात करना है। कुल अभाज्य, इसके अंदर हम 4 पॉइंट देखेंगे। पहला, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? विभिन्न मतलब अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग। ठीक है, अब हम इसमें से कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अभाज्य गुणन 120 का अभाज्य गुणनखंड। कितना? क्वेश्चन ले लेते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड। 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 60, इसमें 2 का भाग 30, इसमें 2 का भाग 15, इसमें 3 का भाग 5, और इसमें 3 का नहीं जाएगा, 5 का ही। इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये आएगा इसका गुणनखंड। अब इसमें क्या लिखा? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल दे रखा है। कुल मतलब 3 + 1 + 1, ये हो गए 5। इसका मतलब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 5। ये आंसर हो गया 5 इसका। ठीक है, अब विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब विभिन्न अलग अलग कौन सा है? 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है। इसका मतलब विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 3। सभी गुणनखंडों की संख्या, अभी सभी गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? पूरे गुणनखंड, इसमें इनका एक फॉर्मूला है, जैसे इनकी 2 की घात है, इनके अंदर 1 जोड़ देंगे, इसकी घात के अंदर 1 जोड़ देंगे, 5 की घात के अंदर 1 जोड़ देंगे, मतलब सभी घातों के अंदर 1 जोड़ देंगे और इनको आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 4 इंटू 2 इंटू 2 8, मतलब सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 16। अब सभी गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करें? अब योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। जैसे 2 है, 2 की घात 3 तक है, उसको हम 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, मतलब यहां तक जिसकी घात है उतने तक लेना है, इनको आपस में गुणा करना है। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात कहां तक है? 1 तक है। ठीक है, और 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। ठीक है, अब इनको घाते निकाल के गुणा कर देते हैं। 2 की घात 1 का मतलब 1 हो गया, 2 की घात 1 मतलब 2 की घात 0 का मतलब 1 हो गया, 2 की घात 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया, 2 की घात 3 का मतलब 8 हो गया, 3 की घात 1 का मतलब 1 हो गया और 3 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया। अब इनका योग करेंगे, 12 13 14 15, 15 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, 15 4 60 से 360, मतलब कुल अभाज्य सभी गुणनखंडों का योग हो गया 360। ओके, अब ये क्वेश्चन और है। 15 की घात 3, 20 की घात 4, 23 की घात 5, 24 की घात 2 की कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें भी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारे को ज्ञात करनी है। अब 15 के पहले कैसे टुकड़े करते हैं? 15 के टुकड़े कैसे करेंगे?
3 इंटू 5 15 इंटू 20 के टुकड़े कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 4 इंटू 5। अब 23 के टुकड़े, 23 एक अभाज्य संख्या, इसके टुकड़े होंगे नहीं। अब 24 24 की अभाज्य संख्या 2 का भाग गया 12, 12 में भी 2 का, से में 2 का और 3, इसके टुकड़े ये हो गए। अब कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। कुल अभाज्य गुणनखंड यहाँ भी 1 है, 2, 3 और 2 हो गए, से मतलब इनका सबका योग कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी 1 है, या 3 की घात 3 हो गई, 3 की घात 5 हो गई, ये कुल हो गई से, प्लस ये इसकी घात 4, इसकी घात 4, इसकी घात मतलब कुल 12 हो गई। 23 की घात 5 है, 2 की घात 2 4, 2 की घात 2 और 4, 2 की घात 2 और 4, 3 की घात मतलब 4, 4 इंटू 8 हो गया। ठीक है, अब इनका योग ये हो गया 20 31, इसका आंसर है 31। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 31। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। पहले हमारे को यह ध्यान रखना है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 मतलब 100 एक सम संख्या है। 100 सम संख्या कब आएगी? अभाज्य संख्याओं के अंदर तीनों संख्याओं का योग 100 कब आएगा? क्योंकि एक सम संख्या, इसका मतलब कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या सम होगी। जैसे a प्लस b प्लस c बराबर हमारे को 100 दे रखा है, मतलब इसमें से a परमानेंट 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इनका योग सम है। ठीक है, अब ये परमानेंट 2 हो गया तो b प्लस c का मान कितना हो गया? 98। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 37 का, एक संख्या b माइनस सी बराबर है 37। अब ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इसको हम सॉल्व कर देंगे, इनका योग कर देंगे तो 2b बराबर हो गया 2 62 और b बराबर हो गया 31। ठीक है, अब b बराबर हो गया तो c का मान क्या होगा? c का मान b प्लस c बराबर 98 है, तो c बराबर 98 माइनस b का मान हो जाएगा 67। ये आंसर है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या का मान 67। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन है। यदि a b c d 4 विभिन्न अभाज्य संख्या, मतलब अलग अलग अभाज्य संख्या, ठीक है, तो जहां a सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो a b c d, a सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो इसने क्या, a b c d क्या है? एक अभाज्य संख्या। अब 2 से गुणा होगी कोई भी संख्या तो वो सम होगी, और सम कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती, एक ओनली परमानेंट दो सम अभाज्य संख्या होती है, बाकी कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये एक अभाज्य संख्या है, ये तो हो जाएगा गलत। एक विषम संख्या नहीं, 2 से गुणा होगी तो सम संख्या होगी, ये भी गलत। एक परिमेय संख्या है, परिमेय भी नहीं होगी क्योंकि 2 से गुणा होगा, और अब एक सम संख्या है, ये होगी क्योंकि 2 से गुणा हो गया तो वो परमानेंट सम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट संयुक्त संख्या।